गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी हम पढ़ रहे थे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बारे में हमने उसकी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने डिमांड फॉर लेबर पढ़ लिया, डिमांड फॉर लेबर कर्व बनाना सीख लिया, और सप्लाई फॉर लेबर पढ़ लिया, सप्लाई फॉर लेबर कर्व बनाना पढ़ लिया था हमने। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया था, उसका कर्व बनाना सीख लिया था। उसके बाद में इनकम एंड आउटपुट का जो डिटर्मिनेशन था वो हमने पढ़ लिया था। अब दोस्तों बाकी पार्ट मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी बचती है, यानी कि इस थ्योरी के स्टार्टिंग में हम एक बात बोलते हैं कि क्लासिकल्स ये कहते थे कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि पूर्ण रोजगार का स्तर जो होता है वो हमेशा कायम रहता है, यानी इक्विलिब्रियम पाथ से इकोनॉमी दूर नहीं जाती। अगर बेरोजगारी कुछ टाइम के लिए हो जाती है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, आंशिक बेरोजगारी उसको मानते हैं, और वो भी ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती। और अगर वो बेरोजगारी हो जाती है तो हमारे पास तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट, तीन ऐसी पावर है, मार्केट फोर्सेस है, जिनमें अपने आप ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेती है। वो कौन कौन सी तीन चीज़ें? एक तो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल, सेज लॉ ऑफ मार्केट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। ठीक है, इन तीनों में से हमें बात करनी है सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल। यानी प्राइस लेवल में अगर इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चली गई तो प्राइस लेवल में इस प्रकार से चेंज आएगा कि इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेगी। दोस्तों कीमत स्तर की लोचशीलता है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि जो कुल पूर्ति होती है वो उत्पादन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। कुल पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है ना, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, उत्पादन की मात्रा के ऊपर। ठीक है, कुल पूर्ति की बात कर रहा हूं मैं। और ये कुल पूर्ति जो है वो शॉर्ट पीरियड के अंदर कांस्टेंट होती है, एक लीनियर लाइन के रूप में होती है, एक खड़ी रेखा के रूप में होती है। आई बात समझ? उसके बाद में दोस्तों जो एग्रीगेट डिमांड है, जो कुल मांग है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर, यानी मुद्रा की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा तो वो हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, ना कि इसके थ्रू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ही। कुल पूर्ति क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो अगर इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम होता है तो हम क्या है, कुल मांग जो है क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। यानी इन दोनों के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इस चीज़ को क्लासिकल्स ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के साथ जोड़ दिया, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के साथ जोड़ दिया। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें क्या बताती है कि अगर इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है ना, तो उसका इफेक्ट प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं पड़ता। उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? उसका इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस के ऊपर। यानी क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेगी। दूसरी चीज़ जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो हमें क्या कहती है? उसको हम एक समीकरण, एक इक्वेशन से समझ सकते हैं। देखिए वो समीकरण क्या है? MV = PT, ये इक्वेशन है। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होता है? इसको बोलते हैं दोस्तों क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास 100 रुपये का नोट है, वो 100 रुपये का नोट कितनी वैल्यू जनरेट करता है। यानी कि वो 100 रुपये का नोट मैं बाज़ार में लेकर जाता हूँ, मैंने मान लो स्लीपर खरीद लिए, आगे
उसने वो 100 रुपये के नोट से कुछ और चीज़ खरीद ली, आगे उसने उस 100 रुपये के नोट से कुछ और चीज़ खरीद ली। मतलब कि उस 100 रुपये ने कितनी वैल्यू जनरेट कर दी, मतलब कि कितने हैंड से और हो गया वो। यानी मेरे से दूसरे के पास गया, मतलब मेरा नाम ए है, ए से बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास, तो 4 बार वो चला गया ना, हाथों में 4 हाथों में से गुजर गया, तो वो 100 रुपये ने अब 400 रुपये की वैल्यू जनरेट कर दी। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, ये क्या होता है? ये होता है प्राइस लेवल, कीमत स्तर। ठीक है, एक टी बच गया, ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है ट्रेड ट्रांजैक्शंस बोलते हैं इसको, ट्रेड ट्रांजैक्शंस इसको बोलते हैं। ठीक है, व्यापारिक सौदे। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो v है इसको कांस्टेंट माना गया है, और जो t है इसको भी कांस्टेंट माना गया है। तो बचा क्या? m = p बचाना। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कैसे? कि प्राइस इज द फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी के अंदर अगर चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा प्राइस के ऊपर पड़ेगा। ठीक है ना, या प्राइस में अगर कोई चेंज आया तो एग्रीगेट डिमांड पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें ये कहती है कि अगर मुद्रा की मात्रा में, क्वांटिटी ऑफ मनी में या एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसका इफेक्ट प्रोडक्शन के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट प्राइसेस के ऊपर पड़ता है। यानी कि प्राइसेस घटती बढ़ती रहती है। किसके थ्रू? प्राइसेस घटती बढ़ती रहती है एग्रीगेट डिमांड के थ्रू। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो प्राइस भी कम हो गई। कहने का मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइसेस में हम यही पढ़ते हैं कि अगर एक इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में चली जाती है, यानी कि थोड़े समय के लिए अगर असंतुलन हो जाता है, पूर्ण रोजगार नहीं हो पाता, पूर्ण रोजगार असंतुलन हो जाता है, तो प्राइस लेवल में ऐसा चेंज आएगा जिससे इकोनॉमी दोबारा परफेक्ट जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसको अचीव कर लेगी। उसी डायग्राम को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया एम्प्लॉयमेंट, या हमने ले लिया क्वांटिटी को। ठीक है, और यहाँ पर हमने दोस्तों ले लिया प्राइस लेवल को। इतना क्लियर? इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या बोला कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई को पहले, ये एग्रीगेट सप्लाई है दोस्तों, ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कट करेगी। मान लो ये एग्रीगेट डिमांड है, मुद्रा की मात्रा इतनी है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा दोस्तों? इस पॉइंट के ऊपर होगा, और प्राइस क्या डिसाइड हो जाएगी? पी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, ये AD1। अब मान लो इकोनॉमी के अंदर जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मान लो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तभी डिसइक्विलिब्रियम होगा ना। क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ जाती है, बढ़कर मान लो क्या हो गई? क्या हो गई? AD2 हो गई। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम यहाँ होना चाहिए, ठीक है ना, कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी कहाँ पहुँचती है? इस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाती है। मान लो ये पॉइंट A है, इस A पॉइंट के ऊपर पहुँच जाती है। ठीक है,
यानी कि हम ई से इस पॉइंट पर चले गए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, बढ़ने से क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, हम अब इस ए पॉइंट के ऊपर हैं। ठीक है, हमें दोस्तों क्या करना होगा, यहां से यहां पे आना है। तो क्या करेंगे हम, अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं सप्लाई की और डिमांड की, तो यहां पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है ना। डिमांड कर्व ऊपर है ना, यहाँ पर सप्लाई हमारी यहाँ तक है, डिमांड इतनी होगी, तो ये इतना पार्ट क्या है, डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है ना। तो ये पहले हम इस पॉइंट पर गए, यहाँ से हम अब यहाँ आ जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएगी। ये मान लो सी पॉइंट है, सॉरी बी पॉइंट मान लेते हैं इसको, ए पर गए, ए से हम बी पे पहुंच गए, बी पर पहुंचे तो प्राइस क्या हो गई, बढ़कर P1 हो गई, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई, यानी कि जो मार्केट फोर्सेस थी उसने अपना काम कर दिया। अब देखो, अगर बाय चांस इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, मनी की क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी मनी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम होकर AD2 और ये भी AD2 हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस पॉइंट पर थे ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर थे, चाहे इस पर थे चाहे इस पर थे, वो तो एक ही बात है कि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जहाँ कट करती है वहाँ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इस मनी की सप्लाई कम होने से मार्केट में हम इस सी पॉइंट पर पहुँच गए, यहाँ से हम दोस्तों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर एग्रीगेटेड डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर क्या सिचुएशन है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है। जब सप्लाई कम होती है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा, सॉरी यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। देखिए डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, ये इतने ज़्यादा है ना, सी से लेकर ई तक क्या है, सप्लाई ज़्यादा है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब प्राइसेस कम होकर इस पॉइंट पर पहुंच गए, मान लो इसको हमने डी पॉइंट मान लिया, तो प्राइस को कैलकुलेट कीजिए, P2, प्राइस कम होकर क्या हो गया, P2 हो गया, यानी हमारे आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्वांटिटी थ्योरी यही बोलती है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो क्या होगा, केवल प्राइस चेंज होगा, और उसी प्राइस में इस प्रकार से चेंज होगा कि इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में थी तो इक्विलिब्रियम में आ गई, डिसइक्विलिब्रियम में थी तो इक्विलिब्रियम में आ गई। आई बात समझ में, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल की, यानी कि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर चले जाते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट के नज़दीक या फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू प्राइस में चेंज आने से। क्लियर, इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार दोबारा देख लेना, वीडियो को रिवर्स करके, बिल्कुल समझ में आएगा, डायग्राम बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्या बताया गया है हमारे को, इसके बाद में दोस्तों बताया गया है सेज लॉ ऑफ मार्केट। ठीक है, क्या बताया गया है, सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट हमें क्या कहता है, जो से का बाजार नियम है वो सबसे पहले तो दिया किसने, किसने दिया, JB से ने दिया, किसने, JB से, इसी कारण इसको से का बाजार नियम बोलते हैं। और ये जो नियम है ये क्या कहता है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है।
ये इतनी सी लाइन के अंदर इन्होंने पूरी थ्योरी दे दी। क्या कहा इन्होंने? जेबी से ने कहा से के बाजार नियम के अंदर कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, यानी कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई हो रही है ना, वो अपनी डिमांड अपने आप क्रिएट कर रही है। कैसे कर रही है, इसके लिए इन्होंने सॉल्यूशन बताया। मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 10,000 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इस फैक्ट्री के अंदर 10 मजदूर काम करते हैं, और इन 10 मजदूरों को क्या है, 10,000 रुपये सैलरी मिलती है पर हेड। एक बंदे को 1,000 रुपये, दूसरे को 1,000 रुपये, तीसरे को 1,000 रुपये, टोटल 10,000 रुपये ये पे कर देती है फैक्टर ऑफ पेमेंट के रूप में, ठीक है। इन लोगों के थ्रू काम किया इस फैक्ट्री ने, कितना प्रोडक्शन किया, 10,000 रुपये का, और ये 10,000 रुपये लेबर को दे दिए, ठीक है। ये 10,000 रुपये का प्रोडक्शन जो इसने किया, ये इस संभावना के ऊपर किया कि ये जो 10 लोग हैं ना, ये सारा का सारा अपना इनकम, ये 10,000 रुपये जो इनकी इनकम थी, ये सारी की सारी इस प्रोडक्शन को खरीदने में लगा देंगे, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं कर लेगी, यानी कि 10,000 रुपये की सप्लाई इसने मार्केट में दी और 10,000 रुपये की डिमांड क्रिएट कर दी, तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट सक्सेस हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, अगर बाई चांस क्या हो, जो ये 10,000 रुपये लेबर के पास थे, इस लेबर ने इन 10,000 रुपये में से क्या कर लिया भाई, 2,000 रुपये सेव कर लिए। अब क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हो गया ना। क्या हो गया, क्योंकि जितनी सप्लाई थी उतनी ही डिमांड कम हो गई, यानी कि अब 8,000 रुपये का तो प्रोडक्ट खरीद लेंगे भाई, और 2,000 रुपये इन्होंने सेव कर दिए, तो कैसे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ना। तो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट ने यह भी बताया कि ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है, कोई ऐसा अद्भुत इंसान है दुनिया में जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है और 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये वो बचा रहा है और 2,000 रुपये वो सेव कर रहा है और 8,000 रुपये के प्रोडक्ट खरीद रहा है, तब क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। ऐसी सिचुएशन में भी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट ने कहा कि हमारा जो नियम है ना भाई, इस सिचुएशन में भी काम करेगा। कैसे करेगा, उन्होंने एक ट्रिक बताई। कैसे करेगा कि जो ये 2,000 रुपये सेव किए ना, उस बंदे ने जिसने ये 2,000 रुपये सेव किए, ये 2,000 रुपये वो क्या कर देगा, इन्वेस्टमेंट। एक बात याद रखिए दोस्तों, जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, एग्रीगेट सप्लाई होती है वो किससे मिलकर बनती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो किससे मिलकर बनती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग से। अगर इन दोनों को बराबर रखें, सी से सी कट गया, क्या बचा, I = S, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएंगे तो भैया हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगी। चाहे वो बंदा 2,000 रुपये का हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, चाहे हमारी फैक्ट्री के अंदर वो 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर दे, बात एक ही है, ठीक है ना। अगर इस प्रोग्राम में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, मान लो इन्वेस्टमेंट और सेविंग ये दोनों अगर इनइक्वल है, अगर ये बराबर नहीं है, तो एक इलाज है हमारे पास। क्या है, जो क्लासिकल्स ने बताया है, क्या बताया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में इस प्रकार से चेंजेस आएंगे
कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेगी इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग की। इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ये दोनों ही दोस्तों किस पर डिपेंड करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सेविंग जो होता है वो फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का पॉजिटिव, और ये होता है फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट का नेगेटिव। यानी इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नेगेटिव रिलेशन होता है और सेविंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर सेविंग बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो सेविंग भी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? यानी कि सेविंग डिपेंड कर रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है, देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, अगर आर बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये तो बात हुई इसकी। सेविंग की बात करें तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो सेविंग भी बढ़ जाएगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो सेविंग भी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि अगर इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम होता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव कर पाती है एक इकोनॉमी, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये वीडियो देखता है ना मेरी, वो प्लीज़ वीडियो के ऊपर कमेंट किया करो और बताया करो, फीडबैक दिया करो यार। ठीक है ना, मुझे भी पता चले कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ आपको या मैं ऐसे ही बस बोलता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो बताया करो। अगर कुछ कमी लगती है आपको तो बतानी चाहिए, क्योंकि YouTube की फैमिली जो है ये अपना एक परिवार होता है और परिवार में जो एक दूसरे की हेल्प करने वाले होते हैं लोग। तो आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बताइए, मेरी कमियों को बताइए, अच्छाइयों को बताइए। ठीक है ना, ज़रूर, कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ, कैसे करता हूँ, आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मुझे ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा हिंदी का यूज़ करना चाहिए। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप बताइए। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी? सीज लॉ ऑफ मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की। अगर वो इक्वल ना हो तो उनको इक्वल कैसे किया जाएगा, उसकी बात करते हैं। वाई यहाँ पर हमने ले लिया है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले लिया है आउटपुट को, सॉरी आउटपुट नहीं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट को। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ होगा वो देखेंगे, जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर, ये इस ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम में है ना। ठीक है, इस ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इस ई पॉइंट के ऊपर क्या है दोस्तों? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। कहने का मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट में है इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या करना है हमारे को? ये क्या है? यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्या होगा दोस्तों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई, बढ़कर R1 हो गई। इस पॉइंट को नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। ठीक है, ये बढ़ गई। अब क्या होगा? ये जो सिचुएशन है कि ये क्या दिखाती है? ये जो सिचुएशन है ये क्या दिखाती है हमारी को? यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ये डिमांड वाला पोर्शन है ना, ये सेविंग है और ये इन्वेस्टमेंट है।
ये जो ए और बी का जो गैप है ना दोस्तों, ये इतना बड़ा गैप है, ये जो नीचे वाला ए से बी का जो गैप है, ये क्या दिखा रहा है कि सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है दोस्तों तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है या कम होती है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है, और कम होकर दोबारा इसी लेवल पर पहुंच जाती है। इकोनॉमी अपने आप जो है इक्विलिब्रियम में आ जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी चीज़ की, कौन सी, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। एक तो सी और ये डी, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है दोस्तों, सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। सेविंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हम एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हम डिमांड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है दोस्तों, सेविंग ज़्यादा है। ठीक है, सेविंग ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, बढ़ जाएगी, बढ़कर दोबारा कहाँ पहुँच जाएगी, इस ई पॉइंट के ऊपर पहुँच जाएगी। यही इक्विलिब्रियम होता है, परफेक्ट जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसको अचीव इस तरीके से किया जाता है। क्लासिकल्स ने कहा कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पाथ से अलग होती है थोड़ा सा, तो ये 3 फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। इनके दम के ऊपर यानी गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है मार्केट में, अपने आप मार्केट में सारे काम होते हैं और अपने आप इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम को बदल देता है इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है ना, और फुल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इतना ही था इसके अंदर। आगे बात करते हैं दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, इसके अंदर क्या है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस के अंदर जो वेज रेट है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस के अंदर क्या करना है हमारे को, मजदूरी की जो दर होती है, वो जो वेज रेट होती है ना दोस्तों, वेज रेट होती है वो कहाँ डिसाइड होती है, लेबर मार्केट में। यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर दोनों इक्वल होंगे। अगर कहानी ऐसे बन जाती है कि ये डिसइक्विलिब्रियम में है तो वेजेज में इस प्रकार से चेंज आएगा कि दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लिया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, जो डिमांड फॉर लेबर होती है, ठीक है ना, जो डिमांड फॉर लेबर होती है उसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है किसके साथ, वेजेज के साथ। कैसे होता है ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। यानी कि एक व्यक्ति, एक प्रोड्यूसर जब डिमांड करता है तो वो कब करता है, किस रेट पर करता है, जब वेज रेट ज़्यादा होती है ना तब वो डिमांड कम लोगों की करेगा प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको अगर फ़ायदा चाहिए तो ऐसा करेगा, अगर नुकसान उठाना है, फैक्ट्री बंद करवानी है तो भाई फिर कुछ भी करे। ठीक है ना, अगर वेज रेट बढ़ रही है यानी मज़दूरों को जो पैसा देना है एक प्रोड्यूसर ने, वो अगर ज़्यादा मांग रहे हैं तो वो क्या करेगा, डिमांड कम करेगा। एग्जांपल लेते हैं, चलो हम जो है ग्रामीण एरिया से जो है संबंध रखते हैं सारे लोग। ठीक है, अगर हम खेत के अंदर किसी मज़दूर को लेके जाते हैं, मज़दूरी चल रही है मान लो 400 रुपये पर डे के हिसाब से, अगर मज़दूर ये कह दे कि मैं तो भी 1000 रुपये लूँगा एक दिन के, ठीक है ना, 1000 रुपये लूँगा एक दिन के, तो क्या हम उसको लेके जाएंगे, हम कहेंगे ना भाई हम और देख लेंगे कोई। ठीक है ना, हम उसको जवाब दे देंगे। दूसरी चीज़, अगर मार्केट के अंदर 400 रुपये वेज रेट चल रहा है और हम किसी ऐसे लेबर के पास पहुंचते हैं, मज़दूर को पहुंचते भी, एक दिन मेरे खेत में काम करना है भाई यार, चल तू, और कितने पैसे लेगा ये भी बता, तो वो कह देगा जी मैं 300 रुपये ले लूँगा। तो हम क्या करेंगे, फटाफट भाई तू चल जल्दी पढ़, हमारे साथ आ जाए जल्दी से उसको क्या है ले जाएंगे। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि जो प्रोड्यूसर है डिमांड करता है लेबर की, तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप में होता है। यानी कि वेज रेट अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, अगर वेज रेट कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होगी। आई बात समझ में। अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई की अगर बात करें
यानी जो सप्लाई कौन करता है दोस्तों, लेबर की सप्लाई कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर करता है या लेबर खुद करता है। वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि जब वेज रेट ज़्यादा है ना तो भाई हम ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है ना। अगर वेज रेट कम दे रहा है तो हम क्या करेंगे, कम काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर वेज रेट और सप्लाई ऑफ लेबर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। वही डायग्राम हमारे को बनाना है सेम। अगर इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है तो वेज रेट के अंदर इस प्रकार से चेंज आएगा कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ भी एक डायग्राम बना देते हैं, चलो ठीक है ना। वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वेज रेट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, वेज रेट है। यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर, या एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट या नंबर ऑफ लेबर। अब देखते हैं दोस्तों, ये क्या बना दिया मैंने, डिमांड फॉर लेबर। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो डिमांड कर्व ऐसे ही बनेगा ना, नेगेटिव स्लोप वाला। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, प्राइस और डिमांड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कीमतें बढ़ती है तो मांग कम, कीमतें कम तो मांग ज़्यादा। उसी तरह यहाँ जब लेबर की जो वेज रेट है वो ज़्यादा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। जब वेज रेट कम होगी तो लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इस स्लोप में बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा कर्व था हमारे पास, था सप्लाई कर्व। ये क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर। इक्विलिब्रियम कहाँ है दोस्तों, ठीक है, या इसको एन नाम दे देते हैं। ये लेबर है, यहाँ पर वेज रेट, समझ आई बात। और ये क्या है दोस्तों, इक्विलिब्रियम लेवल है, ठीक है, आई बात समझ में। वाई एक्सिस पर वेज रेट, एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ लेबर, ठीक है। और ये हमारा सप्लाई ऑफ लेबर, ये हमारा डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। जहाँ ये दोनों कट करते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम होता है और वहीं पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर वेज रेट बढ़ जाए, वेज रेट बढ़कर इतनी हो जाए भाई, ठीक है, वेज रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मजदूर काम करने के लिए भागे आएंगे, है ना। अगर मजदूरी 400 रुपये चल रही है और अगर मैं मार्केट में जाके, जहाँ लेबर मार्केट है वहाँ जाके मैं आवाज़ लगाता हूँ कि 1000 रुपये में जिसको काम करना है वो आ जाओ भाई एक दिन के लिए, तो सारे के सारे भागे आएंगे। वही चीज़ है कि वेज रेट जब ज़्यादा हुई तो काम भी करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, यानी नंबर ऑफ लेबर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। यहाँ पर क्या है, डिमांड कम है दोस्तों, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है लेबर की, तो क्या होगा, वेज रेट कम होकर दोबारा इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुँच जाएगी। आई बात समझ में। इसी प्रकार अगर वेज रेट कम हो जाती है, वेज रेट अगर कम हो जाती है तो जो काम करने वाले लोग थे वो भी क्या हो जाएंगे भी, कम हो जाएंगे भी, कम कामरू। अगर 300 रुपये प्रचलित मजदूरी दर है बाज़ार के अंदर, ठीक है ना, इकोनॉमी के अंदर, और हम कहें किसी मजदूर को जाकर कि आजा भाई 100 रुपये में चलना है क्या, तो वो क्या कहेगा, नहीं जी नहीं जाना, ठीक है ना, तो लेबर कम हो जाएगी। अब इसको देखिए, सी और डी, ये 2 पॉइंट मान लिए हमने, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप क्या दर्शा रहा है हमारे को, कि यहाँ पर क्या है, सेविंग से ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वेज रेट बढ़ जाती है। यानी कि मैंने एक नई फर्म खोली और मार्केट के अंदर लेबर की कमी है भाई, ठीक है ना। जैसे जब से ये नरेगा वाला सिस्टम शुरू हुआ है, मनरेगा वाला सिस्टम जो शुरू हुआ है, तब से जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो
कम हो गए हैं, बिल्कुल ही कम हो गए हैं, वो ढूंढे से भी नहीं मिलते। ठीक है ना। जब कई बार खेत के अंदर काम होता है और मज़दूर चाहिए होता है, या कहीं पर कोई और काम होता है मज़दूर वाला, तो मज़दूर चाहिए होता है तो ढूंढते रह जाते हैं, मज़दूर मिलते ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि नीयत ख़राब हो गई है, मनरेगा में उनको फ्री की सैलरी मिलती है, कोई काम करना पड़ता नहीं है। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हो गया भाई, मैंने एक फर्म खोली और लेबर सप्लाई की क्या है, कमी है, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई ऑफ लेबर कम होती है तो वेज रेट क्या होती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और बढ़कर इस लेवल पर आ जाती है। इस लेवल को क्या बोलते हैं हम, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलते हैं दोस्तों इसको। आई बात समझ में, ये डायग्राम इतना ही है क्लियर। फिर इसके बाद में कई बार है ना मॉडल पूछ लेता है आपसे कि मॉडल बताइए आप, एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। बताइए भी मॉडल के रूप में क्लासिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करिए। कैसे करेंगे, जितने भी समीकरण हमने देखी है इस थ्योरी के अंदर, पूरी थ्योरी के अंदर जितनी भी हमने जो इक्वेशंस लिखी थी ना, उन सबको लिख देना है। ठीक है ना। हेडिंग क्या बनेगी, हेडिंग बनेगी इसकी मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हेडिंग बनेगी भी। इस मॉडल को हमने कैसे एक्सप्लेन करना है कि जो जो इक्वेशंस हमने देखी थी, क्या इक्वेशन देखी, सबसे पहले हमने क्या किया था कि प्राइस इज द फंक्शन ऑफ ये था ना। दूसरा क्या था, यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट थे, तो क्या बचा, n बचा। ठीक है। इनको एक्सप्लेन करके लिख भी देना साथ में कि प्राइस जो प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें से इस थ्योरी में हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, और क्या बचा, ये बचा भी हमारे पास। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो इसको इंक्रीज नंबर ऑफ लेबर को बढ़ाना पड़ेगा या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगली जो इक्वेशंस है। अगली इक्वेशन के अंदर क्या है हमारे पास, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी क्या, डिमांड फॉर लेबर थी, और एक क्या थी, सप्लाई फॉर लेबर थी। सप्लाई फॉर लेबर के अंदर इसका फंक्शन होता है किसके साथ, पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है 1/वेज रेट, यहाँ पे इन्वर्स, यानी कि लेबर की डिमांड जब हम करते हैं तो वेज रेट अगर कम होती है तो ज़्यादा डिमांड करते हैं, वेज रेट ज़्यादा होती है तो डिमांड कम करते हैं। यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर वेज रेट बढ़ रही है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगी, अगर वेज रेट कम हो रही है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ हमने पढ़ी थी क्या, AD इज इक्वल टू AS। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, कैसे कि AD क्या होता है भाई, C+S होता है। AS क्या होता है भाई, C+I होता है। दोनों को जगह इक्वल रखें, यानी अगर इन दोनों को इस तरीके से लिखें कि AD इज इक्वल टू AS, तो ये क्या बन जाएगा, C+I इज इक्वल टू C+S, यानी कि इससे कट गया, क्या बचा, ये चीज़ होती है। आई बात समझ में, ये करना है हमारे को। ठीक है। ये यहाँ पर भी लिख दो, I इज इक्वल टू S। ठीक है। अब हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी क्या, कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसा रिलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ क्या होता है, 1/R होता है ना। यही पढ़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्योंकि हम पैसा उधार दे देते हैं भाई। ठीक है ना। और जब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, कम होती है,
तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए दोस्तों, आई जो है लिख दिया हमने। अब क्या बचा, सेविंग। सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर और सेविंग के अंदर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सेविंग भी कम हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल है छोटा सा कि अगर हम बैंक के अंदर पैसे जमा करवाने जाएं तो हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, अगर आपको घोषणा कर दे सरकार कि अगर अगले 1 घंटे के अंदर अगर आप पैसा जमा कराओगे तो आपको 50% ब्याज मिलेगा, तो क्या है, सारी दुनिया का पैसा बैंक के अंदर होगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो सेविंग भी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, एक हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये भी पढ़ा था ना। इसके अंदर वेलोसिटी और ट्रेड ट्रांजैक्शन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो क्या बचा, m = p बचा, और इसका क्या बना दिया हमें, p इज़ द फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि जो प्राइस लेवल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर, कि क्वांटिटी ऑफ मनी या एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड या मनी फ्लो या मनी सप्लाई मार्केट के अंदर ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, अगर एग्रीगेट डिमांड कम हुई है तो प्राइस कम हो जाएगा। आई बात समझ में, ये होता है भी मॉडल ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये थ्योरी आपकी कंप्लीट है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना कर सकते हो। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान दोस्तों बांटने से बढ़ता है। ज्ञान क्या होता है, बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो ये इतना काम मेरा ज़रूर करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, फीडबैक देना कमेंट्स के रूप में, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना वीडियो को जितना कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप होते हैं उनमें, ठीक है ना, अपने स्टेटस के अंदर। ठीक है ना, तो ये थोड़े टाइम के लिए ही करना है दोस्तों। उसके बाद में जब सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं थोड़े से, तो फिर स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ने लग जाते हैं और फिर ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। फिर मैं लाइव क्लास लिया करूँगा। ठीक है ना, अभी तो मैं वीडियो बना के आपको पेश कर रहा हूँ, फिर लाइव क्लास लगाया करेंगे, जो टॉपिक आपकी डिमांड होगी उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।